हेलो वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार 10 जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग जिन्होंने अभी तक 10 जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो अभी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। डेमो क्लासेस देखने के बाद अगर सेटिस्फाई होते हैं आप तो उसके बाद आप उसमें खुद स्वयं को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो अभी लास्ट हमारी जो वीडियो आपको दिखाई दी थी सैटरडे की, ठीक है, अंकित सर की, उसमें तो अंकित सर ने आपको उसमें कुछ क्या बताए थे कि जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज किया है, ठीक है ना, उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है। तो वहां जाके आप थोड़ा देख सकते हैं कि हमने किस तरह का द जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पे जो कंटेंट प्रोवाइड कराया है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है। उसकी क्वालिटी कैसी है वो हम नहीं बताएंगे, वो हमारे बच्चे बता रहे हैं। ठीक है। तो आप एक बार जरूर जाके अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप उसको देखें। ठीक है। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो बच्चों ने तैयारी कर ली है, शुरू कर दी है। ठीक है। और वो कई बच्चे तो अपने रेगुलर कहीं ना कहीं पे जाके अपने मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है। तो उनके जो स्कोर आ रहे हैं वो बता देता हूँ। लगभग जो बच्चों का स्कोर है वो 80 प्लस में चल रहा है। ठीक है। इसको परसेंटेज में बताऊंगा मैं। ठीक है। 80% प्लस में चल रहा है। अगर वो 100 का है तो 80 अबव आ रहे हैं। ठीक। इसी तरह से अगर वो 150 का है तो वो 120 के आसपास आ रहे हैं। क्लियर। तो बस देखिए, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है। जो बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं वो बच्चे अभी बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है। लगभग 3 महीने आपसे वो आगे निकल चुके हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए। ठीक है। एनरोल कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज क्लासेस में आपको मिलेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है। पढ़िए और आंसर कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, ई ई उ ऊ री री के बाद आगे कोई स्वर आए तो क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं। ठीक है। तो इस परिवर्तन को कहते क्या है। ठीक है। ये एक तरह की परिभाषा है। ठीक है। किसकी परिभाषा है? गुण संधि की, अयादि, वृद्धि, यण। ठीक है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं चलता हूं आपको लेके कहां पर इसका नियम है। ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने यण संधि का एक नियम है। यदि ई और ई, उ ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर के साथ होता है तो ई या बन जाते हैं, ऊ वा बन जाता है और री रा हो जाता है, और जो री है वो ला बन जाता है। ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए, ई ई है, ये रहा ई, इसके साथ में क्या जोड़ दिया? स्वर जोड़ दिया। क्या बन गया? आ। तो ये क्या बन गया? देखिए, या बन गया। ठीक है। क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखिए, यदि, यदि में देखिए ई दिख रहा है आपको। ठीक है। और यहां पर आपको ये आ दिख रहा है आपको। ठीक है। तो क्या बन गया? ये यद्यपि, यह बन गया। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये रहा यह। क्लियर। एक एक चीज आपको ऐसी बारीकी से बताई गई है। ठीक है ना। एप्लीकेशन के में जितना भी हमारा हिंदी का कंटेंट है वहां पर एक एक चीज ऐसी बारीकी से बताई गई है। ये उसी का एक पेज है जो आपका कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है आपको। ठीक है। एप्लीकेशन में उसी का ही एक पेज है। तो देखिए, दूसरा ले लेते हैं कि जब इसमें ई हो, ये रहा ई, और उसमें जब आ जुड़ जाए तो क्या बन गया? वो या बन गया। क्योंकि जब ये यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा आ जुड़ा है इसलिए हमारा ये एक्स्ट्रा या भी बन गया है। जैसे देखिए, अति, अति का ती का ई और आ का ये, तो क्या बन गया? देखिए, अत्यावश्यक। क्लियर। एक एक चीज आपको इसी तरह से बारीकी से बताई गई है। और देखिए, ऊ है तो यू बन गया, ऊ है तो देखिए बड़ा ऊ बन गया। और देखिए, ऊ और आ है तो वा बन गया। वा, वो, वहु, वी, वे, और री, आ, रा, पित्रादेश। ठीक है। एज इट इज आपको ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल समेत वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे कोर्स में। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको यण संधि के एग्जाम्पल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि। क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। वधमा वधवागमन का
संधि विच्छेद बताइए। तो यानी कि इसमें क्या है, वधवागमन। ठीक है, वधवागमन मतलब जब घर पे वधु आती है, ये तो उसका जो स्वागत होता है या उसके जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो उसका संस्कार है उसको बोलते हैं वधवागमन। ठीक है, वधु का आना। ठीक है, तो वधु कौन होती है, वधु होती है ब्राइड, दुल्हन। ठीक, जब नई नवेली शादी होती है उसको बोलते हैं वधु। तो कौन सा होता है वो वधु, देखिए मतलब इसका, या फिर इसमें आपको किस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। तो जब इसको संधि विच्छेद आप करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि जो आपका ये शब्द है ये वाला, ठीक, ये एज इट इज आपको, जो आपका मूल शब्द है उसको आपको निकालना है। तो मूल शब्द क्या है आपका, वधु। कौन सा वधु, छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। तो देखिए मूल जो शब्द है और जो सही शब्द है वो तो यही है आपका। ठीक है, ये नहीं है, ये गलत है। और आगमन तो आगमन है ही, इसको हम कुछ अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें तो इसलिए सही क्या आ गया, वधु प्लस आगमन बराबर वधवागमन। ठीक है, ये आपका इसका संधि का विच्छेद है। और ये जो उदाहरण है हमारा, ये उदाहरण भी हमारा किसका है, जो हमने पिछले भी नियम बताया ना, किसका, यण संधि का। ठीक है, यण संधि का ही हमारा उदाहरण है। ठीक है नियम अभी बता दिया था तो नियम दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जब आप पढ़ रहे हैं चरर मरर खुल गए अरर, तो कुछ आपको एक ऐसा वर्ण है जो कि बार बार आपको दिख रहा है, कौन सा है, र, र और रा। ठीक, तो जब आपको मैंने कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जब एक ही वर्ण की, ठीक है, जब एक ही वर्ण की बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो, ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे पुनरावृत्ति हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। याद रखना, जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यांश में आप सीधा क्या लगाएंगे आंसर, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन सबको भी एक एक करके बताया था पहले भी, यमक में आपको दे देखिए अलग अलग शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, श्लेष में एक शब्द होता है, उसके अन्य अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियोस को, जब भी हर एक कोई वीडियोस में आपको नियम बताए जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान से उसको देखा करें और लिखा भी करें। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है। एज इट इज परिभाषा है ये। ठीक है, एज इट इज परिभाषा है ये, और ये आपके पिछले प्रश्न से संबंधित हो सकती है अगर आप समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले प्रश्नों में जो पिछली वीडियोस में उसमें मैंने आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष की परिभाषा बताई थी, और इसमें जो बचा है, कौन सा बचा है आपका प्रश्न नंबर 4 में, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए सिंपल से एक बात बताता हूं, यदि आपको ये परिभाषा भी याद ना रहे कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको परिभाषा याद ना रहे तो सिंपल है, उत्प्रेक्षा जैसी ही आपको दिखे तो आपको एक लाइन याद रखनी है। कौन सी लाइन है वो आपको लिख रहा हूं कि देखिए, मनु मनो मनहु, जनु जनो जनहु। ठीक, तो अगर आपको इस तरह के कोई शब्द आपको जब वाक्यांश में दिखाई दें और आपसे पूछे कि कौन सा अलंकार है, तो आप बस इन शब्दों को देख लेना, इनमें से कोई एक शब्द आपको वहां पर जरूर दिखाई देगा। मनु मनो मनहु, जनु जनो जनहु। तो सिंपल सा वो सीधा एकदम किसको टारगेट करेंगे हम, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि आपको ये परिभाषा याद ना भी रहे तो ये उसके ये पहचान है, बस ये आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है। ठीक है, तो बस आप उसको नहीं भूलेंगे। अगला बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, मुहावरा क्या है। ठीक है, सीधा सीधा पेपर में पूछा था ये एमपी में। ठीक है, तो पूछा था ये टीचिंग के सब पेपर में कि मुहावरा क्या होता है। देखिए छोटा सा आपको लग रहा होगा, ठीक है, पर कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मुहावरा क्या होता है। एक वाक्यांश है, एक पूर्ण वाक्य है, निरर्थक शब्द समूह है, सार्थक शब्द समूह है। ठीक है,
तो इस तरह के ही छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनको लेके थोड़ी सी भ्रांति हो जाती है, बट उस भ्रांति को आप एकदम अपने दिमाग से दरकिनार करते हुए याद रखें, जो मुहावरा होता है वो किसी एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा एक भाग होता है। तो जब छोटा सा कोई भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य का अंश। ठीक है, वाक्य का अंश से बोलते हैं वाक्यांश। क्लियर होगी बात? मुहावरे के बारे में इस तरह के डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये भी एक मुहावरा है, देखिए, गुदड़ी का लाल। मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदड़ी, आपने देखा हो गुदड़ी क्या होता है? पहले गुदड़ी बताते हैं। गुदड़ी होता है जैसे कि आप जैसे यदि आप कहीं गांव से संबंध रखते हैं तो वहां पर पुराने कपड़े को इकट्ठा करके कुछ इस तरह से हाथ की सिलाई के अनुमान में, ठीक है ना, एक तैयार कर दिया कुछ बिछाने का, लेटने का कोई, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुदड़ी। तो गुदड़ी का लाल यानी कि वो जो चीज बनाई है वो घर में बनाई हुई है, ठीक है, तो घर में बनाई है यानी कि वो कम उसमें मटेरियल भी कम लगा होगा, ठीक है ना, उसमें मतलब वो उसमें कुछ इस तरह की चीज भी नहीं लगी होगी जिसको हमने बाजार से खरीदा है। ठीक है, तो आप उसको अर्थ समझ रहे होंगे, मैं धीरे धीरे पकड़ लेकर आ रहे हैं उसको कि गुदड़ी का लाल क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चे लोग। असुविधाओं से उन्नत होने वाला, गरीबी में घिरा होना, उधड़ी का ये तो बेकार है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होना ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो क्या असुविधाओं में उन्नत होने वाला को बोलते हैं गुदड़ी का लाल। क्लियर होगी बात? इसलिए मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया था। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं, का आशय क्या है? ठीक है, इसका आशय बताने के इसका अर्थ क्या होता है? मनोज बहुत समझदार है, मनोज बूढ़ा हो गया ये तो नहीं होगा, मनोज अब तक मूर्ख है, मनोज ने उम्र भर परिश्रम किया है। तो देखिए, ज्यादातर आपने इस तरह के जो सेंटेंस है वो सुने होंगे, वो बोलते हैं आपके बड़े लोग, ठीक है, जो आपके साथ एल्डर हैं, फिर चाहे वो आपके पेरेंट हो, चाहे वो के कजन्स हो, ठीक है, ब्रदर हो या फ्रेंड्स हो, वो बोल देंगे मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। दो सेंटेंस है, जब बोलेंगे ना बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, और देखिए यहाँ सीधा सेंटेंस है मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं, तो दोनों ये अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर कुछ बच्चे इसको इस तरह समझेंगे तो आप अगर पहले वाले सेंटेंस को समझ जाएंगे कि मैंने तो अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, ठीक है, जब नहीं किए हैं तो वो हो जाएगा ये वाला आंसर, मनोज ने उम्र भर परिश्रम किया है, ठीक है। अब वो क्या है, इधर देखिए, मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद कराए, यानी कि यहाँ पर जो भाव आ रहा है कि मतलब धूप में बैठ के कोई काम करना, या इसको आप ऐसे समझिए, धूप में बैठने का मतलब ये है कि कोई काम आपने क्या है, आप किसी काम को लेके मूर्ख हैं, ठीक है ना, आप इस तरह की, यानी कि जब कोई काम फालतू में किया जाए जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, अपने बाल धूप में सफेद करने का मतलब क्या हुआ, कोई बैठ के तो बाल धूप में सफेद करेगा नहीं, ठीक है, वो क्या है, वो मूर्ख व्यक्ति है, यानी कि वो एक ऐसा काम करता है जिसको वो समझदारी नहीं कहा जा सकता। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, जिस दूल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ बताइए। ठीक है, ये भी एक कहावत है, क्या होता है बताइए? जिससे लाभ हो उसी का पक्ष ले, जो जिसके योग्य हो उसे ही वही मिलता है, लालच में कोई काम करना, जैसा मुखिया वैसा ही अन्य साथी। जल्दी से बताइए। एक और ऐसी ही एक कहावत है, लिखा रहता है जस राजा तस प्रजा, ठीक, जस राजा तस प्रजा। उसी से थोड़ी सी सिमिलर सी एक कहावत ये भी है कि जिस दूल्हा तस बनी बारात। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसका थोड़ा भाव जल्दी से निकल आएगा, क्या है आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी क्या है, जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 में आ रहा है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा,
लोकोक्ति या कहावत का अर्थ सही विकल्पों में से चुनिए। तो क्या होगा? दुगनी फायदेमंद वस्तु। अब देखिए, जब हमारे यहाँ पे एक इस तरह की कोई सब्जी है जिसको बहुत से लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये खाने में क्या होती है, कड़वी होती है। ठीक है, जो इसका टेस्ट है, करेला सभी लोग नहीं बना सकते। ठीक है, करेले की जो सब्जी है वो सभी लोग नहीं बना सकते, इसमें लगता है समय। ठीक है, कुछ लोग तो इसको रात को ही नमक लगा के रख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरह की सब्जी है कि उसको खाई नहीं जाती, तो यानी कि ये तो फायदेमंद तो वाली होगी नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऐसी चीज इस्तेमाल की गई है, करेला जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या है, नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो आंसर भी हम उसी प्रकार से अपने खोजेंगे। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल नहीं है, मतलब करेला है स्वास्थ्यवर्धक, पर जो इस तरह की जो ये लोकोक्ति है कि एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि करेला भी है और नीम भी चढ़ रहा है, तो सोचो कितना ज्यादा कड़वा उसका टेस्ट हो गया होगा। ठीक है, बुरे के साथ और बुरे का मेल। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, बुरे के साथ और बुरे का मेल, यानी कि चोर चोर मुसेरे भाई हो गए, दो विलन मिलकर हीरो के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। समझ गए? इस तरह से चीजों को थोड़ा सा, मतलब मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, अर्थ को आप समझ जाइए। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? करदाता। ठीक है, टैक्स पेयर। पता है आपको, टैक्स पे करने की नई वेबसाइट भी बन गई है। ठीक है, क्या है बताइए, किसी को पता है क्या? इनकम टैक्स डॉट gov.in, ये नई टैक्स पे करने की यूआरएल है, यूआरएल। ठीक है ना, नया एड्रेस है ये। तो करदाता सामसिक शब्द का विग्रह क्या होगा? कर को देने वाला, कर का दाता, कर के लिए दाता, कर और दाता। ठीक है, यानी कि देखिए सिंपल है, कर क्या होता है? कर होता है टैक्स, तो कर को देने वाला उसे क्या बोलेंगे? करदाता। क्लियर हो गया? आंसर हो गया ए, क्वेश्चन नंबर 10 का। बच्चे लोग आप भी थोड़ा सा कमेंट फास्ट किया करें। ठीक है, सिंपल से आप ऐसे किया करें, जैसे मान लीजिए 10 का ए, ठीक है, 8 का बी, सिक्स का सी, 5 का थ्री, कुछ सी। ठीक है ना, इस तरह से आंसर आप अपना दीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, जिनके पास अभी तक ये मोबाइल नंबर नहीं है, इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव करके और अंकित सर को मैसेज कीजिए। उनको बोलिए अंकित सर कि हमको आपके जो पीआरटी और टीजीटी वाला जो ग्रुप है उसमें वो ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि आपको समय रहते जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपको मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 10 जरूरत क्लासेस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करेंगे तो आपको डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। डेमो क्लास करने के बाद यदि आप संतुष्ट होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल कीजिए। एनरोल करेंगे तो आपको जितनी भी जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी के बेस्ड पर, ठीक है, तो आपको वहां दिखाई देंगे। आपको मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, रीजनिंग का, ठीक है, कंप्यूटर का, पेडागोजी का, तो ये सारे सेक्शन आपको दिखाई देंगे। सारी वीडियोस क्या होंगी, अनलॉक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अनलॉक हो जाएंगी। तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत मेहनत से डिटेल्ड वीडियो और डिटेल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया है। ठीक है ना, और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है कोर्स की, इसके लिए हम नहीं बता रहे, कभी भी नहीं बताया कभी भी। ठीक है, तो आप सिंपल से जो हमारे जो पुरानी वीडियोस में जो बच्चों ने कमेंट करे हैं कम्युनिटी पोस्ट पर, आप वहां जाके देखिए, सिंपली आपको पता चलेगा कि हमारी जो कोर्स का जो, देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या, बच्चा हमसे दूर है। ठीक है ना, बच्चा हमसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पता नहीं बच्चा हमारे यहाँ से एंटायर पूरे इंडिया से जुड़ा हुआ है, भारत के अलग 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 हिस्सों से। ठीक है, सभी बच्चों को हम एक जैसा ही कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, कोई नॉन हिंदी बच्चे हैं, ठीक है, नॉन हिंदी बेल्ट वाले बच्चों को भी हमारा कोर्स बहुत पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास में वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, जो जो कि 10 क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिली हैं। ठीक है, तो आई होप कि यदि आपको ये चीजें सही लगती है तो आप अपना एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई आज से ही शुरू कीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि पाप पुण्य सामसिक पद का विग्रह क्या होगा? पाप पुण्य, ठीक है, जल्दी से बताइए, पाप और पुण्य सामसिक पद का विग्रह क्या होगा?
पाप क्या, पाप और पुण्य, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में हमारा है योजक चिन्ह, ठीक है। क्या है, योजक चिन्ह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं योजक चिन्ह को, हाइफन, ठीक है, हाइफन। तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है ना, तो इसलिए अलग अलग हैं, तो दो के एंड के साथ इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, पाप और पुण्य। पाप का पुण्य गलत होता है, पाप से पुण्य गलत है, पाप ही पुण्य गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दो चीज है, दोनों की अलग अलग भूमिका है, दोनों ही प्रमुख पद है। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहे हैं, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, ठीक है। नरेश सो रहा था, देखिए अगर आप नरेश सो रहा था, तो जब आपने देखा तो वो सो रहा था, क्या वो क्रिया जो है क्या वो कंप्लीट हुई, क्या वो कंप्लीट हुई, ठीक है, नहीं हुई ना, ठीक है, स्टिल वो सो ही रहा होगा। तो देखिए क्या पूर्ण भूत होगा, क्योंकि जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो पूर्ण भूत तो नहीं होगा। तो आंसर सीधा देखिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपूर्ण भूत, ठीक है, अपूर्ण भूत, यानी कि जो चीज अभी इनकम्प्लीट है। वह खाना खा रहा था, पिताजी पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है ना, ट्रेन जा रही थी। और आसन्न भूत क्या होता है, आसन्न भूत होता है जो काम अभी अभी, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ, जस्ट। वह सोकर उठा है, नहाकर पूजा कर रहा है, क्लियर। और सामान्य तो सिंपल सामान्य होता है, कई बार बता चुका हूं। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 क्या होता है, प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है, दासत्व में प्रत्यय क्या है। दासत्व आपने शब्द देखा होगा या सुना होगा महाभारत में, ठीक है। मैंने भी पहली बार वही सुना था कि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे दास हो। कौन बोलता है, कौन बोलता है, जल्दी से बताइए। दुर्योधन, ठीक है ना। तो दुर्योधन क्या बोलता है, पांडवों को बोलता है एक एक करके, अब तुम भी मेरे दास हो, तुम भी मेरे दास हो, ठीक है। तो दास मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे जिसको तुम जीत लेते हो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा, जो तुम्हारा गुलामी करेगा, ठीक है। तो दासत्व में प्रत्यय क्या है, सिंपल है। तो देखिए दासत्व में मैंने अभी बोला कि दास शब्द को जब आप, मूल शब्द है दास, ठीक है, जब इसको आप हटा लेंगे तो क्या बचेगा, त्व। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अनुज, अनुज, अनुज भी आपने जितने भी ये इस तरह के चैनल होते हैं, जिस तरह के इतने सीरियल होते हैं जो कि भगवान से संबंधित होते हैं, वहां पर आपको इस तरह के शब्द मिलते हैं। शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनुज का मतलब क्या होता है, अनुज का मतलब होता है, ठीक है, जो आपके बाद जन्मा हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, ये बाद में जन्मा है, यानी कि ये, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ए है, ठीक है ना, ये बी है और इससे बड़ा सी है, ठीक है। तो सी जो है, सी जो है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अग्रज। और जो बाद में जन्मेगा उसे क्या कहेंगे, अनुज, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। और जा मतलब जन्म, यानी कि जिसका जन्म इनके बाद हुआ है, इनके पीछे हुआ है। और अग्रज मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर इसमें हम इसको स्त्रीवाचक बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, ये तो नहीं होगा, अनुज, अनुज, ठीक है। अनुज में इयत, आ और ई। अब देखिए प्रत्यय जोड़ेंगे तो यानी कि जा में जोड़ना पड़ेगा। तो सोचे कि किसमें जा में कौन सा प्रत्यय जुड़ सकता है अनुज के लिए, अनुजी तो होगा नहीं, अनुजा, अनुजा आपने सुना होगा ना, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आ, ठीक है। अनुजा, अनुजा मतलब स्त्रीवाचक, ठीक है, अनुजा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे लोग, इसी तरह से आप बस आंसर करते हैं तो बहुत हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे सही दिशा में है। अगला देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से जिसमें उपसर्ग लगाया हो, ठीक है। हर एक शब्द, हर एक जो शब्द में, हर एक जो कंप्लीट शब्द होता है, सार्थक शब्द होता है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उपसर्ग लगाएं, क्लियर, या प्रत्यय लगाएं, वो अपने आप में स्वयं एक शब्द रहता है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यूपी की बीएड परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये, बताइए जल्दी से।
उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। देखिए उपकार को अलग करेंगे तो इसमें निकलेगा उप, इसमें अलग अलग करेंगे तो इसमें निकलेगा लाभ, ठीक, इसमें निकलेगा तो इसमें निकलेगा आपका अपना, अपना, ठीक, और इसमें निकलेगा तो इसमें निकलेगा आपका समझ। ठीक है, मतलब ये सार्थक शब्द हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सब हमारे उपसर्ग हो सकते हैं? नहीं, क्या है, मात्र उपकार। ठीक है, उपकार। आपने देखा उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, है ना, उपाध्यक्ष, तो वो सब हमारे उपसर्ग होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत। ठीक है, यदि आपने हमारी उपसर्ग वाली वीडियो देखी हो, ठीक है, एप्लीकेशन में, तो आपको वहीं से ये सारे नियम पता लग जाएंगे कि किस शब्द में कौन सा जुड़ा हुआ है। अत्यंत में जैसे आप बोल रहे हैं ना, अत्यंत, अगर मैं इसको आप इंग्लिश में लिखें तो उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अत्यंत है ना, तो जब अति है तो अति ही इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई बात? अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि परिमाणवाचक अव्यय है। ठीक है ना, अव्यय की वीडियो आपको दे रखी है। ठीक है ना, अव्यय इनडिक्लिनेबल बोलते हैं। ठीक है ना, जाके देखिए, अगर आप भूल जाते हैं ऐसे ऐसे कंटेंट छोटे छोटे, बहुत छोटा सा टॉपिक है अव्यय का। तो ये क्या है? ये कौन सा परिमाणवाचक अव्यय है? कौन कौन सा? बहुत, खूब, अत्यंत और अति। ठीक है, इन सभी को आप देखेंगे तो किसी चीज की आपको एक लग रहा होगा कि किसी प्रकार की एक्सिस है, कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, कोई चीज हमारे पास ज्यादा है। ठीक है ना, कोई चीज हमारे पास अधिक है। तो देखिए आ गया वो शब्द निकल कर, तो इसलिए हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? अधिकता बोध। ना तो तुलना हो रही है, ना श्रेणी में डाल रहे हैं, ठीक है ना, ना पर्याप्ति है, कम नहीं है, ज्यादा ही है, तो क्या हो जाएगा? अधिकता बोधक परिमाणवाचक अव्यय। अगला बढ़ रहा है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या रहा है? तिरस्कार सूचक अव्यय, यानी कि जो तिरस्कार यदि आप करें किसी चीज का, तो कौन सा सूचक शब्द लगाते हैं? आ, अरे, छी, उपा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो तिरस्कार जब आप किसी चीज का करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगी? घृणा वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, घृणा, हेट। तो जब घृणा वाली फीलिंग होगी तो उसके लिए आपको क्या शब्द मुंह से निकलता है? उसके मुंह से निकलता है छी। ठीक है, कितना गंदा है, छी, कितनी गंदी जगह है, छी, बदबू आ रही है। तो ये क्या? तिरस्कार है, यानी कि आप उस चीज का अपमान कर रहे हैं, चाहे वो अपमान लायक हो या ना हो। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। अल्पविराम, अल्पविराम को क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कोमा। साइन कैसा होता है? ये रहा। योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं? अभी पहले ही बताया था आपको, क्या बोलते हैं? हाइफन। हाइफन कैसा होता है? इस तरह का। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप तो इंग्लिश वाला ही शब्द आ गया है। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप ये रुक गया। ठीक, और विवरण चिन्ह क्या होते हैं? जब किसी भी चीज की हमको डिस्क्रिप्शन देना हो, ठीक है ना, ये आपके विवरण चिन्ह है। ठीक है ना, तो यहां पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 में। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है? किस वाक्य में विरामादि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? अब ये थोड़ा पढ़ने वाला है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, यूपी की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न भी आ जाते हैं। बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा सिर्फ समझदारी से आपको पढ़ना है, आपका स्वयं से उत्तर निकाल पाएंगे। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं। अब देखिए ये सेंटेंस ही यहाँ पर आके, यहाँ पे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं मनुष्य में, ये तो सेंटेंस भी देखना है ना, पूरा लिखना है, तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या है? नहीं हो सकता। इधर देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, ठीक है, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता नहीं, क्योंकि कोमा के बाद कोई एक अन्य चीज भी होगी, मानवता है, ठीक है ना, या सामाजिकता है। ठीक है ना, ये सब तो चीज, तब तो ये नहीं, गलत हो गया हमारा। आगे देखिए, मैं, अब देखिए मैं के बाद ही कोमा लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा यहीं पे ही गलत हो गया।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के फटाफट से आंसर आ रहे हैं हमारे पास में। चलिए तो बच्चे लोग, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपने जल्दी से उत्तर जो देते हैं, ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि वो हमारे साथ लगभग 1 साल से जुड़े हुए हैं रेगुलर। ठीक है ना, वो बच्चे हमारे साथ कैसे हैं? रेगुलर है। तो जो बच्चे अभी भी रेगुलर नहीं है, वो यूट्यूब पे हमारे जो पुरानी वीडियो उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप डिटेल में वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर का लिंक है अलग से, और आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर का है। आप जाइए एक बार, मतलब एक बार कोशिश तो कीजिए कि कंटेंट दिया कैसा है, क्योंकि कंटेंट की जो प्रशंसा कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।